हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार वंस अगेन आपके साथ जुड़ रहा हूँ सीए फाउंडेशन क्वेश्चन आंसर का जो कंपाइलर है उसे लेके। इस पर्टिकुलर सीरीज में अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हैं और हमने एक जो सीरीज जो चलाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एमटीपी 1 हमने कवर किया जिसमें दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। बहुत बार बच्चों को ये जो 14 मार्क्स का चैप्टर है जिसे मैं आपको कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए यहां से 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे मतलब बनेंगे बेटा। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर अब कैस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे जो स्टूडेंट है जो 12th के बाद पहली बार सीए फाउंडेशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या आएगा। तो एमटीपी 1 अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, 15-20 मिनट का सेशन है दोस्तों, जहां पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जो था कि बताइए कि फीचर्स इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। सीधा क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। और दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 138 पे बना था और सेक्शन 138 बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया है ना। क्या पेनल्टी होती है बताइए तो। आप लोगों को इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है, मतलब जो पैसा डुबाता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से, चेक अगर बाउंस हो जाता है, किसकी बात की मैंने, चेक बाउंस हो जाता है, जो चेक आपने दिया था आपका लीगल ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए, पेड करने के लिए, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से वो बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो आप लोगों ने जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो यहाँ पे हमने चार्ट बनाए थे, थोड़ा रिवीजन करके फिर सेकंड एमटीपी की तरफ बढ़ेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा करके। ठीक है, तो जिस दिन आपको बैंक इन्फॉर्म करती है उसके 30 दिनों के अंदर, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 30 दिनों के अंदर आपने नोटिस भेजना है राइटिंग में। ओके, जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको कि भाई आपके पैसे नहीं मिले हमें। ठीक है, और 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति ने आपको पैसे दे देना। अगर नहीं दिया तो फिर सेक्शन 138 में जाओगे और सेक्शन 138 में आपको जेल हो सकता है, मतलब जिन्होंने पैसा डुबाया अप टू 2 इयर्स, या तो जितना अमाउंट उसने चेक बाउंस किया उसका ट्वाइस द अमाउंट, या तो दोनों। ये हमने किया हुआ था, देखो रिवाइज हो गया है ना। तो वैसे ही बेटा, अच्छा आप 1.5 पे देख रहे हो, उम्मीद है ना। थोड़ा लेक्चर का स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपके पास वक्त कम है तो, लेकिन सारे ही एमटीपी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ रहे हैं एमटीपी 2 पे। ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कैसे क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है। छोटा सा चैप्टर है, 14 मार्क्स आपके जेब में होने चाहिए। क्वेश्चन 4 बी में इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट पे पूछा था, 7 मार्क्स का सवाल कि बताइए क्या क्वेश्चन था, देखेंगे। फिर 4 और 3 मार्क्स के दो छोटे छोटे सवाल थे, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, सेक्शन 64, 4 मार्क्स का सवाल, और 3 मार्क्स का सवाल था कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। लेकिन यहां पे आप देखना, 3 ही मार्क्स का सवाल था बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, और गिफ्ट में चेक दिया था और डिसऑनर हो गया। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे सवाल है। 14 मार्क्स का सेशन और अपना लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करके। ओके भाई और बहनों, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही तो लाइक करना मत भूलिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने 7 मार्क्स का सवाल बन के आ रहा है, क्या, व्हाट आर द इनक्वेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और बहुत बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और 7 मार्क्स का सवाल आ सकता है तुम्हारे अटेम्प्ट को भी, डेफिनेटली आ सकता है बेटा। देखो चलो, जिनको वहां पे नहीं समझा था या भूल चुके हैं, फटाफट से देखते हैं, छोटा सा आंसर है करके। मैं आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूं, आप स्पीड बढ़ाए रखना तो दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन अंडर कर लो बेटा। ठीक है ना, बस इतना याद रखोगे, अपने ओन वर्ड में भी लिखते आएगा, इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कुछ तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, कुछ तो आधा अधूरा रह गया। जैसे अमाउंट नहीं डाला, मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, जब पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में चीज मैंने समझाई थी रेगुलर सेशन में, मैंने ब्लैंक चेक दे दिया, या तो अमाउंट या तो डेट नहीं डाला, कुछ तो चीजों की वजह से आधा अधूरा है। ये वर्ड देखो, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा, इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट, द ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may sign and deliver the instrument to another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or all having written it on the word incomplete। बस ये लिख देना यार कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है अनदर पर्सन, फिर वो क्या हो सकता है भाई, कौन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉवर की बात करेंगे, प्रोमिसरी नोट है तो मेकर की बात करेंगे, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर है, किसी को इंडोर्स किया जा रहा है तो इंडोर्सर है। कोई भी व्यक्ति जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, तो उस वक्त कुछ चीजें वहां पे ब्लैंक होगी। एक तो पूरा ब्लैंक है, होली ब्लैंक, किसकी बात करें बेटा, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट लिखते आएगा इतना।
नहीं तो उस पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, नहीं तो ये वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, उससे ही तो कहा जाता है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट करके। इतना समझ में आ रहा है? लिख पाओगे पेपर में? रिवाइज हो रहा है? यस और नो? यस सर। सच ए इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस गिव्स पावर टू होल्डर टू मेक इट कंप्लीट बाय राइटिंग any amount either within limit specified therein or within limit specified by the stamp affixed on it। सर ये बताओ ये क्या लिखे? इनकम्प्लीट क्या है ये तो हमने इंस्टीट्यूट को बताया। अब ये कंप्लीट कौन करेगा? जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो व्यक्ति उसे कंप्लीट कर लेगा। जैसे आपने अमाउंट नहीं मेंशन किया था तो वो क्या करेगा? अमाउंट लिख देगा, फॉर एग्जांपल 80,000, जैसे उसको मन को सही लगे। नहीं तो आपने कोई स्टैंप पेपर लगाया उस पे, स्टैंप पेपर का लिमिट होता है बेटा, स्टैंप स्टैंप जो होता है स्टैंप, जैसे हमने कहा कि भाई लिमिट है कि 10,000 तक आप लिख पाओगे। कोई किसी किसी चेक पे लिखा होता है कि वैलिड अप टू 10 lakhs, ठीक है? तो उतना लिमिट के अंदर आप लिखो। तो ये वो वाला लैंग्वेज था कि जिस बंदे के बाद होल्डर 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 जो उसके पास बिल है वो उसे कंप्लीट कर पाएगा अमाउंट लिख के। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल इन ऑफ एन इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल। इस्टॉपल मतलब समझते हैं ना बेटा? ये जिन बच्चों को नहीं समझा है आज तक उन्हें मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा। इस्टॉपल मतलब क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे होगे कि दो लोग होते हैं, ठीक है? दो लोग होते हैं और ये और बी, मैं नाम लिखता हूं तो आपको ये बहुत बच्चों को दिक्कत है। यहाँ पे ये वर्ड आया ना इस्टॉपल, बस ये बहुत बार रिपीट होगा लॉ में तुम्हारे, और बच्चों को आता ही नहीं, समझता ही नहीं। सपोज ए और बी दो भाई, दो दोस्त सॉरी, घूमने जा रहे थे एक गाड़ी पे। गाड़ी थी ए की, ठीक है? एक टू व्हीलर थी, वो टू व्हीलर गाड़ी थी ए की, ए ओनरशिप था। ये दोनों मिल चला रहा, देखो अब सिनेरियो को समझिए, आपको ये वाला पूरा स्टॉपल वाला विषय खत्म हो जाएगा। ए और बी दोनों दोस्त थे, ए की बाइक थी, बी गाड़ी चला रहा था, ए उसके पीछे बैठा था। सडनली वो रास्ते पे सी से मिलते हैं। सी पूछता है वाह क्या भारी गाड़ी है, और बी ए के सामने कहता है, ए के सामने सी से कहता है भाई ये गाड़ी तो मेरी है। क्या कहता है? ये गाड़ी तो मेरी है करके। तो देखो सी ए थर्ड पार्टी है, इसको नहीं पता क्या मैटर है। आपको मैंने बताया हुआ है गाड़ी एक्चुअली है किसकी? ए की। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए, बी क्या बोल रहा है? सीखो कि ये गाड़ी मेरी है, और ए ने कुछ भी मना किया नहीं। और बाद में अगर ये गाड़ी अगर सी को बेच देता है, कौन? बी, तो ऐसा माना जाएगा कि बी का कंसेंट था। या फिर आप इसका कोई गलती नहीं, क्योंकि भाई इसने कुछ ना बोलना, ये डीम टू बी अज्यूम करना कि भाई ओनरशिप ये देना चाहता है या इसकी गाड़ी इसने मान लिया है। ये हमने कुछ पढ़ा था स्टॉपल में। स्टॉपल मतलब ये डीम टू बी अज्यूम कर लो यार, ऐसे हो चुका है, ठीक है ना? मतलब पार्टनर्स में भी हमने देखा था। तो बहुत सारी बातें कि एक स्टॉपल वाला कि पार्टनर होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि दो लोग ऐसे ही होते हैं, तीन लोग, सब यहाँ पे अपन डी को ऐड कर देते हैं, घूमने जाएंगे और डी इनका पार्टनर नहीं, ए भी बोलेगा अरे डी तो हमारा पार्टनर है, और सी और डी मना नहीं कर रहा है। सी को जब ए और बी उसके सामने बोल रहे कि डी हमारा पार्टनर, और डी मना नहीं कर रहा है, ठीक है? और सी डी को जानता है, इस को पता चला कि डी पार्टनर है, इसलिए इस भरोसे पे सी ने क्या किया? ए बी के फॉर्म में पैसा डाला। अब मैं आपको पार्टनरशिप भी रिवाइज करा रहा हूं, बहुत सारी चीज रिवाइज होगी, बहुत सारी, और आपको ये जरूरी, ये वर्ड समझना जरूरी है। तो मुझे बताओ क्या डी लाइबल रहेगा भले वो पार्टनर नहीं था? आंसर इज यस, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस टॉपल वाला वर्ड यहाँ पे भी आता है, ठीक है? जबकि तुमने, तुम्हारे सामने बोला गया, तुमने किसी भी प्रकार से उसको डिनाई नहीं किया, इसका मतलब एक्सेप्ट किया, ठीक है? एनीवेज, तो आप इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट पे आओ। बेसिक वर्ड याद रखना, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है बेटा सर्टन लेवल पे, ओके? जो भी बंदा ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर, उसे जब में साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अदर पर्सन लीविंग द इंस्ट्रूमेंट होलली ब्लैंक, या तो फिर उस पे लिख के देंगे इनकम्प्लीट, इतना लिख देना। और जो होल्डर होता है, जिसके पास बिल जाता है, उसको कंप्लीट करने का अधिकार है स्टॉपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। खत्म हो गया? थोड़ा बहुत समझा आपको एवरीबॉडी? अब ऐसे तो नहीं रहेगा कि चैप्टर 7 पे कोई ऐसे डर है, ये वाला पॉइंट वापस से रिवाइज हो गया? यस और नो? यस। अब हम आगे जाएंगे बेटा, हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा पूछा था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको पेपर में सेक्शन याद नहीं आता है तो डोंट वरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है तो आप लिखना एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 where the instrument may be constructed either promissory note और bills of exchange। देख भाई क्या बता रहा हूं, ये दोनों वर्ड याद रखना बेटा, promissory note और bills of exchange। एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ए बी को उसे पैसा दे रहा था, ठीक है? या मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ है, अब वो प्रॉमिसरी नोट है या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यही नहीं पता, दोनों में कंफ्यूजन है। और जैसे ही कंफ्यूजन वर्ड आ गया तो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब वेग, कंफ्यूजन, यही मतलब होता है बेटा इसका। वेयर इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड आइदर, या तो प्रॉमिसरी नोट है नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, द होल्डर में एट हिज
क्या बेटा इलेक्शन मतलब उसके हिसाब से डिस्क्रिशन बोलो उसके पावर के हिसाब से ट्रीट इट इधर उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर प्रॉमिसरी नोट समझना है तो प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करो वो होल्डर अपने हिसाब से डिसाइड करने वाला है एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देयर फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली सर ये एम्बिगुअस हमको आज तक समझा ही नहीं क्या है वापस एक बार बताओ ना बेटा ऐसे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है वो इधर प्रॉमिसरी नोट होगा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा होल्डर जो बिल जिसके पास जाएगा वो उसको ट्रीट करेगा उसने बोला बीओई तो बीओई उसने बोला प्रोमिसरी नोट तो प्रोमिसरी नोट उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा लेकिन तब तक तो पता नहीं कंफ्यूजन है इसीलिए उसको वेग एम्बिग्युअस कहा गया है thus instrument which is vague and cannot be clearly identified either as bills of exchange या promissory note ना तो उसे bills of exchange समझ पा रहे ना promissory note is an ambiguous instrument उसे ambiguous instrument कहा जाएगा in other words such an instrument may be constructed either promissory note नहीं तो bills of exchange सेक्शन 17 प्रोवाइड करता है होल्डर में उसके डिस्क्रिशन मतलब उसके पावर में जो है उसे ट्रीट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को बीओई या प्रॉमिसरी नोट वही घुमा फिरा के बोला एंड उसके बाद वही ट्रीट होगा दैट्स ऑल बेटा यहाँ पे तुम्हारा ये सवाल खत्म हुआ 7 मार्क्स का क्वेश्चन था मुझे बताओ लेक्चर देखने का फायदा हो रहा है ना तो आपको अपने लिए करना है बस आप 7वां चैप्टर यार कब करोगे या पूरा देखते बैठोगे लेकिन पूरा पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंट है लेकिन जब मॉक टेस्ट में आ गया तो इंपॉर्टेंट है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और क्या पूछा था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो बस थोड़ा एक ही को याद कर लेना चलो भाई और बहनों आगे बढ़ते हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था दोस्तों 4 मार्क्स के लिए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिन बच्चों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे डील करना है नहीं पता वो जरूर इस क्वेश्चन को शांति से देखिएगा और पढ़िएगा करके आप भी पढ़ो मैं आपके लिए एक बार रीड कर रहा हूं ध्यान से देखिए अद्विक परचेस मोबाइल फ्रॉम भानु ठीक है भाई एक परचेस का विषय है अद्विक नाम के व्यक्ति ने ए ने बी से मतलब भानु से मोबाइल परचेस किया he issued promissory note to Bhanu which was payable on demand but no specific place for payment was mentioned on it कहानी समझी आज तक अद्वित ने भानु से मोबाइल परचेस किया उसने ये तक वो बोला कि पेबल ऑन डिमांड है ऑन डिमांड का मतलब समझता जब भानु मांगेगा तब अद्विक को पैसा देना पड़ेगा लेकिन वहां पे कोई भी स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं था ओके ऑन मैच्योरिटी भानु डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट देखो भानु को किसने प्रॉमिस किया था अद्विक ने कि मैं आपको पैसा दूंगा तो अब मैच्योरिटी डेट आया तो भानु ने बोलना चाहिए था अद्विक को कि भाई चलो ये बिल लो और मेरे को पैसा दो करके ठीक है एज प्रॉमिसरी नोट वाज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेदर क्योंकि प्रॉमिसरी नोट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया मांगा ही नहीं गया पैसा तो आपको इंस्टीट्यूट पूछ रही है सवाल वेदर अद्विक वुड डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब देखो बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं समझता डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी बोला उनको लगता कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल है क्या लेकिन नीचे क्लियरली दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अच्छा वो छोड़ो कुछ कुछ बच्चे सीए करे लेकिन डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी नहीं समझता आधे बच्चों को समझ गया डिस्चार्ज मतलब मुक्त कर देना क्या अद्वैत देखो कहानी समझे ये सवाल है अब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा इसका आंसर आ रहा है क्या तुम्हें एमटीपी ये मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपके इसमें भी सवाल आ सकता है लॉजिक समझा भानु ने बिल प्रेजेंट नहीं किया बोले प्रॉमिसरी नोट सॉरी प्रेजेंट नहीं किया तो अद्वित अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया क्या बताओ तो बेटा केस स्टडी है तो आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन लिखना पड़ेगा फैक्ट ऑफ द केस और लास्ट में कंक्लूजन और इंस्टीट्यूट ने भले ऐसे हेडर नहीं दिए लेकिन वैसे आईसीआई का लिखने का तरीका है देखो सेक्शन 64 नहीं याद है टेंशन मत लो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने तीन ही चीजें देखी बेटा अब तक क्या क्या देखा एक प्रॉमिसरी नोट देखा एक चेक देखा और एक क्या देखा बेटा बिल बीओई देखा ये तीन चीजें होती है करके इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू मेकर एक्सेप्टर और ड्रॉवी देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड ठीक है भाई जो भी चीज है वो आपको प्रेजेंट तो करना है मस्ट बी प्रेजेंट ऐसे बात तो आई है ठीक है भाई चलो आगे देखते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ सच ए प्रेजेंटमेंट the other party thereto are not liable thereon to the holder wow यहाँ पे एक प्रोविजन आ गया कि अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो दूसरी पार्टी लाइबल रहेगी नहीं और ये प्रोविजन आपको पढ़ना है भले पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमने याद नहीं आ रहा अभी ये याद रख के जाना पेपर में however where promissory note is payable on demand वाह 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 लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया प्रोविजन में प्रोवाइडेड कि अगर तुम्हारा प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड था एंड नॉट पेएबल एट स्पेसिफिक प्लेस और कोई भी स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं है नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्या बेटा चार्ज द मेकर देयर ऑफ तो भाई यहाँ पे प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं थी करके तो आप लोग नोट कर लीजिए बेटा
ये यहां तक का प्रोविजन क्लियरली क्या बोलता है कि अगर, इसलिए बच्चों को ना लॉ में कंफ्यूजन होता है। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा नॉर्मल, तो वो तो बोलेगा कि सर वो लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, इतना यस आंसर रहेगा, लेकिन वो गलत है। आप ये प्रोविजन लिखिए, जरूरी है भाई प्रेजेंटमेंट करना है, प्रेजेंट नहीं किया तो खत्म, सामने वाला मुक्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा रुकिए जरा, हम और एक आपको एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। अगर आपका प्रॉमिसरी नोट और पेएबल ऑन डिमांड है और उसका स्पेसिफिक प्लेस भी मेंशन नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है करके, एंड इन द इंस्टेंट केस हमारा अभी ये प्रोविजन हो गया। ये क्या था बेटा? प्रोविजन, ये प्रोविजन था। अब ये फैक्ट बता रहे, फैक्ट क्या है ये लिखो, मैं कह रहा हूं आपको इंस्टेंट केस, अबो की जगह इंस्टेंट वर्ड लिखिए। इंस्टेंट केस, अद्विक इशूड प्रॉमिसरी नोट टू भानु पेएबल ऑन डिमांड विदाउट, विदाउट क्या बेटा? मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक प्लेस। हाँ, तो प्रोविजन में वही था, यहाँ पे ऑन डिमांड भी है और स्पेस भी, प्लेस भी मेंशन नहीं है। ओके, ऑन मैच्योरिटी प्रॉमिसरी नोट वाज नॉट प्रेजेंटेड बाय भानु फॉर पेमेंट। तो अब हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे बताओ? तो कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ अबो प्रोविजन द फैक्ट ऑफ द केस although non-presentment of promissory note for payment result in discharge maker from liability, but given case is cover under exception, किसमें cover है बेटा? exception of section 64, and hence Advik would not be discharged from liability even non-presentment by Bhanu as the promissory note was payable on demand and no specific place for payment was mentioned। अब मुझे बताओ फायदा हो रहा है कि नहीं लेक्चर देखने का? यस और नो? अपने सारे दोस्तों को भी भेज दो। आप समझो, आपको पढ़ना है, आप होशियार हो, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, बट ये कनेक्ट नहीं होता। अब आपको कनेक्ट क्या करना था? देखो, कुछ बच्चे जो सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन पढ़ के गए, वो यही बोलेंगे नो प्रेजेंटमेंट, तो भाई खत्म, मेरा लाइबिलिटी होल्डर का लाइबिलिटी नहीं, मतलब वो व्यक्ति का, अद्विक का लाइबिलिटी नहीं, फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी लिखा, गलत हो जाएगा आंसर बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, ये अच्छे से करके जाओ, 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे बेटा। मैं बोल रहा हूं 4 मार्क्स की गारंटी। समझ में आ रहा है कि आपको? यहां तक तो बोल रहे ठीक है, हम डिस्चार्ज कर देते उसे, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला सवाल है, और एक्सेप्शन वाला सवाल है तो सेक्शन 64 आएगा, और क्योंकि ये ऑन डिमांड है, पेएबल में अपना स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं है, खत्म, वो अद्विक लाइबल रहेगा। मजा आया बेटा? यस और नो? यस। एंड लास्ट में अब हम देखेंगे 3 मार्क्स का एक सवाल। 3 मार्क्स का एक सवाल है कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें तो आपको 3 में से 3 मिलने चाहिए थे। अब कुछ बच्चों को पता है कि चेक अगर डिसऑनर हुआ, है ना, चेक अगर डिसऑनर हुआ तो लगा दो सर सेक्शन 138, जिंदाबाद। अच्छा सर, हमने तो ये भी लर्न करके गए कि क्या होगा, वो 2 साल तक जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, मतलब इट मे एक्सटेंड, 2 साल तक क्या हो सकता है? जेल हो सकता है, जेल, जेल के लिए क्या, 2 साल तक क्या हो सकता है? जेल हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है जेल, इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड, नहीं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ट्वाइस, नहीं तो बोथ बेटा। लेकिन ये कब? ये प्रीवियस अगर एमटीपी आपने देखा तो आपको समझागा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। शिवा ने गिफ्ट दिया 21,000 का उसकी सिस्टर को थ्रू चेक इशूड फॉर हर फेवर ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन थी तो भाई क्या करे, फोन पे गूगल पे नेटवर्क नहीं रहेगा, भाई ने चेकबुक निकाला, 21,000 का चेक दे दिया बहना को, और बोला कि पैसे बैंक चेक डाल दे, पैसा आ जाएगा। After onward, Shiva informed his sister not to present the check for payment and also informed the bank to stop the payment। और बाद में शिवा बोल रहा है बहन को खुद फोन करके, बहना चेक मत डिपॉजिट करना, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, बाउंस वाउंस हो जाएगा। बहना नाराज हो गई, बहना सीए फाउंडेशन कर रही थी, बहना बोली भाई ऐसा करा, रुक, मैंने सेक्शन 138 देखा है, तेरे को 2 साल तक जेल में डाल दूंगी, धोखा। ऐसा मत लिखना बेटा। देखो, examining the provision of negotiable instrument 1881 decide whether Shiva's act constitute offense under section 138। बताइए क्या शिवा का एक्ट ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 138 के अंदर? भाई और बहनों, आंसर इज नो। देखिए क्या है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल, आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। एक्ट प्रोवाइड्स वेयर चेक ड्रॉन बाय पर्सन फॉर डिस्चार्ज होल और इन पार्ट एनी डेप्ट और लाइबिलिटी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इससे ही मार्क्स मिलने वाले आपको। सेक्शन 138 तो तब रोल में आता है जब हमने चेक दिया हो, किस चीज के लिए दिया हो, अगर हमें हमारी लाइबिलिटी से मुक्त होना है, होली या पार्टली। यहां पे बहना को जब चेक दिया तो लाइबिलिटी से थोड़ी ना मुक्त होना था, ये तो भाई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन चीज थी, तो ये मेन चीज ही वहां पे नहीं है। इज रिटर्न बाय बैंक, और ये 138, ये तो पहला ये वाला पॉइंट था कि लाइबिलिटी दो, और दूसरा कैसे बाउंस होना चाहिए, ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड। ये 2 कारण रहे तो 138 लगा, इसमें तो दोनों कारण नहीं है। तो ड्रॉवर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, और ये हमें पता है कि अगर ऐसा रहा तो 2 साल तक उसका जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन हो सकता है 2 टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, या तो बोथ। सर ये तो हमने प्रीवियस एमटीपी में भी किया था, इसलिए सारे लेक्चर देखिए। इन अदर वर्ड, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 अराइज ओनली ड्रॉवर क्या बेटा हैड इशूड द चेक टू डिस्चार्ज लीगल इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। दस ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्या राजा,
प्रोविजन, या आप लोग बताओ कि फैक्ट ऑफ द केस। अब आप प्रोविजन लिखो और दूसरा लिखना फैक्ट, फैक्ट में लिखना कि शिवा ने बहन को चेक दिया वगैरह वगैरह, और अब आप कंक्लूजन लिखना 10 वेयर द ड्रॉवर इशू चेक एज अ गिफ्ट और चैरिटी। ये भी याद रखना भाई, हो सकता है तुम्हारे पेपर में गिफ्ट नहीं तो चैरिटी दे दिया जाए, कि चैरिटी वाले को चेक दिया, बाद में बोल दिया कि पैसा ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली वर्ड आया कि पैसा नहीं था, इनसफिशियंसी ऑफ फंड। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होता है एक्चुअली। वो बोलते अरे इन्फॉर्म द स्टॉप पेमेंट, क्या बेटा चेक, एंड क्या बोला कि पैसा ही नहीं, बोले कि मत डाल, कि भाई तो बच्चा बोलेगा पैसा नहीं, इनसफिशिएंटली 130 लगा दो। ऐसा नहीं, गिफ्ट और चैरिटी में लगेगा ही नहीं करके। ओके, तो ये चेक नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 138। दैट्स ऑल भाई और बहनों, हो गया हमारा एमटीपी 2। ठीक है, तो ये वहां पे उन्होंने वगा इन द इंस्टेंट केस, ये उन्होंने फैक्ट नीचे लिखा है करके। तो ये था कि गिफ्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ चेक was given gift provision of section 138 will not applicable on Shiva. That's all. तो MTP 2 हमारा डन, MTP 3 करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने किया है, लेकिन ये हल्के फुल्के क्वेश्चन देखते जाना, अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम को, और कोई बाद में देख रहा है तो यार चलो एक वन वन एक स्ट्रेच तुम्हारे सारे एमटीपी, मतलब एक तरफ क्वेश्चन आंसर आईसीआई ने बनाए हुए कवर हो रहे हैं, तो कंसेप्ट भी कवर हो रही है। तो यहीं पे हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।